Hello, aspirants. For those preparing for legal studies, here is the video explaining Indian Contract Act 1872. Let's dive in with some fascinating examples to illustrate each concept. The topics which we are going to cover are meaning and types of offer, essential elements that makes an offer valid, meaning of acceptance, the essential elements which makes an acceptance valid, meaning of contract, competency of parties, what is consideration and what was the famous case law behind this concept, features of consideration, what is consent, how the consent is said to be free, and when the consent is said to be free and valid. So, starting with the law of contracts. So, the first question is what is contract? So, before going to the explanation of contract, the main theme is an agreement. What is an agreement? अब वो अग्रीमेंट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज एन ऑफर. According to the legal language, it says when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing an act with a view to obtain the assent of such other person, such an act or abstinence is called an offer. According to this, the term signifies means to speak. जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ये बताता है कि what is his willingness to do, कि वो क्या करना चाहता है, या फिर कोई स्टेटमेंट ही रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, या वो क्या नहीं करना चाहता. बट हम कोई भी स्टेटमेंट ऐसे ही जनरली बोल नहीं सकते या फिर उसको ऑफर नहीं बोल सकते until that offer is accepted. तो यानी जब हम वो ऑफर कर रहे हैं, हमारी ये इंटेंशन होनी चाहिए कि हमें सामने वाली पर्सन की असेट मिले. इधर इन येस और नो, आपने जो भी ऑफर किया है उसका आपको आंसर मिलना चाहिए. तो आप जो कोई भी एक्ट अगर वो अफर्मेटिव में बोल रहे हैं या नेगेटिव में बोल रहे हैं, दैट इज सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस, इसको हम ऑफर बोलते हैं. अब ऑफर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑफर होते हैं. जो टाइप्स ऑफ ऑफर हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, एक्सप्रेस्ड ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर. जनरल ऑफर, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये पर्सन चिल्ला चिल्ला के कुछ अनाउंस कर रहे हैं. तो जब अगर ये चिल्ला चिल्ला के अनाउंस कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये किसी एक पर्सन के लिए ऑफर नहीं होगा, राइट. तो जनरल ऑफर ऐसा ऑफर होता है जब आप कोई ऑफर करते हो बट दैट ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज. As according to the definition I can see, a general offer is one that is made to the public at large. It is not made to any specific parties. Like ये person किसी एक person को नहीं बता रहा, that offer is for everyone. और जिसको जिसके भी नॉलेज में वो ऑफर आया है वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है. इवेंचुअली जो भी पर्सन ऑफर एक्सेप्ट करेगा वो एक एक्सेप्टर होता है, और जो पर्सन ऑफर कर रहा है वो ऑफरर होता है. अब आते हैं स्पेसिफिक ऑफर पे. Contrary to the general offer में that offer is made to the public at large, but specific offer में वो ऑफर हमने किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को किया होता है, और वो ऑफर सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये ऑफर किया गया है. तो इस केस में जिस पर्सन को हम ऑफर कर रहे हैं वो ऑफरी है, जो पर्सन ऑफर कर रहा है वो ऑफरर है. जब तक वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो जाता वो एक्सेप्टर नहीं बनता. अ स्पेसिफिक ऑफर इज वन which is made to a particular person. It can be accepted by the person to whom it has been made, as I already told you. Other than that person, no one can accept such an offer. For example, A ने B को ऑफर किया to sell his horse for ₹5,000. तो उस केस में सिर्फ B उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, कोई कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफर. अनलाइक जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर इतना इजी नहीं है, इससे हमें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना पड़ेगा. क्रॉस ऑफर अकर्स व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर. उन दोनों का ऑफर एग्जैक्टली सेम है, बट उन दोनों ही पार्टीज के नॉलेज में ये नहीं होता कि वो एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं. मे बी अगर डेफिनेशन से नहीं तो एग्जाम्पल से आपको चीज बेटर समझ में आ जाएगी. अ क्रॉस ऑफर अकर्स व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर विदाउट either party knowing about the other's offer. In such a situation, there is no acceptance because both parties are making offers at the same time, and neither party has had the opportunity to accept or reject the other's offer. Now, coming to the example. If A makes an offer to sell his car for 7 lakhs to B,
ए ने बी को ऑफर दिया है कि उसे अपनी कार बेचनी है 7 लाख रुपए की, बट बी को ये चीज नहीं पता कि ए ऑलरेडी ऑफर कर चुका है, दैट मेक्स एन ऑफर टू बाय द, तो बी ने भी अपना एक ऑफर दिया है कि वो ए की कार खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर ही किया, ए ने अपनी कार बेचने का ऑफर किया है और बी ने वो कार खरीदने का ऑफर किया। बट ना तो अभी तक बी के पास ए का मैसेज आया है, ना ए के पास बी का मैसेज आया है, यानी साइमल्टेनियसली जब ये एक दूसरे को ऑफर कर रहे थे, इन दोनों की ही नॉलेज में एक दूसरे के ऑफर नहीं थे। दे आर सेट टू मेक अ क्रॉस ऑफर, तो यहाँ पे इस ऑफर को हम क्रॉस ऑफर बोलेंगे, एंड देयर इज नो एक्सेप्टेंस इन दिस केस। काउंटर ऑफर, कमिंग टू द काउंटर ऑफर, होप क्रॉस ऑफर इज क्लियर टू यू। काउंटर ऑफर में क्या होता है, व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made makes a qualified acceptance to that offer, he is said to have made a counter offer. Now what happens in counter offer, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफर कर रहा है, उस पर्सन ने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया बट एट सम कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर किया टू बाय हिज कार, कि मुझे आपकी कार खरीदनी है पर फॉर ₹1,00,000, ए ने ये प्राइस ऑफर किया, बट बी ने एक्सेप्टेंस तो दे दी कि यस आई एम विलिंग टू सेल माय कार बट नॉट फॉर ₹1,00,000, मैं ये कार आपको 2 लाख में बेचना चाहता हूँ। तो जनरली क्या होता है, ऑफर जिस भी टर्म्स या कंडीशन पे मेक हुआ है, आपको उसी टर्म कंडीशन पे एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप उस एक्सेप्ट करते टाइम कोई भी कंडीशन लगाते हो तो उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। नाउ इन दिस केस, जो स्टेटमेंट बी ने कही है कि यस आई वांट टू सेल माय कार, बट उसने एक काउंटर ऑफर दे दिया क्योंकि उसने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी। ए ये कार 1 लाख में बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है सॉरी, बट बी ये कार 2 लाख में बेचना चाहता है, which will be a counter offer made by B. Coming to the next offer, which is known as standing offer, open offer और continuing offer. एक ऐसा ऑफर जो बहुत टाइम तक ओपन रहता है फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज अ स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। जनरली हर ऑफर का एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि आपको उसी टाइम पीरियड में वो ऑफर एक्सेप्ट करके देना है, और अगर कोई भी स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम होता है जिसमें आपको ऑफर एक्सेप्ट करके दोगे। बट स्टैंडिंग या ओपन ऑफर में वो ओपन होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, which is a kind of standing offer. ऑफर और ऑफर के टाइप्स पढ़ने के बाद वी आर कमिंग टू एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। कोई भी ऑफर सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बोला है आई वॉन्ट टू सेल माई कार, बट ए इज हैविंग अ नंबर ऑफ कार्स, तो यहाँ पे उसने कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं बताई है कि वो कौन सी कार बेचना चाहता है, तो यहाँ पे इस ऑफर को हम एक वेग ऑफर बोलेंगे। Second condition is an offer must be capable of creating legal relationships. कोई भी ऑफर जो जस्ट सोशल ऑब्लिगेशन के लिए बनाए गए होते हैं वो एक वैलिड ऑफर नहीं माने जाते। आपने जो भी ऑफर किया है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रीच होता है आपके ऑफर का या कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की जाती तो आप उस केस को कोर्ट में लेके जा सके, ऐसा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज एन ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, जो टाइप्स में भी आ जाता है कि ऑफर या तो आप एक्सप्रेस करके भी बोल सकते हो और अगर इम्प्लाइड है तो दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्लाइड ऑफर का अगर बस स्टैंड पे एक बस खड़ी है तो दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर। बस इज ऑफरिंग यू कि आप आके पैसेंजर बने, टिकट परचेज करें, तो वो एक इम्प्लाइड ऑफर है। बस आपको अलग से नहीं बोलेगी कि यस आप कम इनटू द बस। Next is an offer must be distinguished from invitation to offer. Now this is a point to discuss. But you should know that an offer is different from invitation to offer. They are not at all same. Last point is the offer should not contain a term the non-acceptance or compliance of which amounts to acceptance. ऑफर में आप कोई भी ऐसी टर्म या कंडीशन नहीं डाल सकते कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम ये मान लेंगे कि हाँ हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ऐसा बोला कि अगर मुझे, ए ने ऑफर दिया है बी को कि आई वांट टू सेल माय कार टू यू, एंड ही आल्सो अटैच्ड अ कंडीशन कि अगर बी ने 3 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो वो मान लेगा कि ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। तो दिस इज नॉट सो। ऐसी कोई भी कंडीशन आपके ऑफर के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए टू मेक दिस अ वैलिड ऑफर।
ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर और एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ने के बाद वी आर कमिंग टू एक्सेप्टेंस. व्हाट इज एक्सेप्टेंस? वैसे तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट आपको ये सबसेक्शंस याद करने की कोई जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू नो द डेफिनेशन. ऑफर में व्हाट वी हैड कि कोई पर्सन किसी पर दूसरे पर्सन को सिग्निफाई कर रहा है बट विद द पर्पस टू ऑब्टेन द असेंट. तो यानी जब आपको वो असेंट मिल जाती है, इट इज सेड कि आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट गोज लाइक, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, वो अपनी signify दे देता है, significance दे देता है या उसने acceptance दे दी है, then the proposal is said to be accepted. So this is acceptance. Now what are those points that makes an acceptance valid? So first point is an acceptance must be absolute and unqualified. जैसा कि हमने काउंटर ऑफर में पढ़ा कि अगर आपको कोई ऑफर मिलता है तो आपको उस ऑफर को एग्जैक्टली उसी टर्म्स और कंडीशंस पे एक्सेप्ट करना है जैसे कि वो ऑफर ओरिजिनली हुआ था. अगर आपने एक्सेप्टेंस के साथ कोई भी कंडीशन अटैच करी है तो वो एक्सेप्टेंस एक अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज काउ टू बी but B replies that he would buy if he gives his calf along with cow. बट बी यहाँ पे ये चाहता है कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा, ही इज रेडी टू बाय दैट काउ, बट उसको काउ के साथ काफी चाहिए. तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है. इस एक्सेप्टेंस को वी से अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन टू एन ऑफर. दिस इज वेरी सिंपल. हमने ये बोला कि जनरल ऑफर में दैट ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, राइट? तो वहां पे जिसके भी नॉलेज में वो ऑफर गया है उनमें से एनी पर्सन कैन कम एंड एक्सेप्ट दैट ऑफर. बट इन स्पेसिफिक ऑफर दैट ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन. तो वहां पे सिर्फ वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. यानी आप एक्सेप्टेंस तब देंगे जब आपको वो ऑफर किया गया हो. इफ यू आर थर्ड पार्टी यू कैन नॉट एक्सेप्ट. Next point is an acceptance must be given within the time specified. अगर जब ओरिजिनली ऑफर बना था उसमें एक टाइम पीरियड मेंशन है लाइक 2 days और 3 days और वट एवर इट कुड बी कि आपको इतने टाइम में अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, तो आप उसी टाइम पीरियड में अपनी एक्सेप्टेंस देंगे. अगर उस टाइम पीरियड के बाद एक्सेप्टेंस दी जाती है तो उस एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं माना जाएगा. अगर उस ऑफर में कोई भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम कंसिडर करते हुए उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए. Acceptance must be given within the time specified. But if no time is given, acceptance must be given within reasonable time or before the time lapses, as I just explained. Next is acceptance must be given in the mode prescribed. Taking it to example first, suppose A ने अगर B को एक ऑफर दिया है that A wants to buy B's car. But now A want the acceptance of B through the mode of letter. तब B को वो एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू देनी पड़ेगी. अगर उसके पास ये ऑप्शन दिया गया है B के पास कि उसको अपनी एक्सेप्टेंस मेल के थ्रू देनी है तो वो एक्सेप्टेंस मेल के थ्रू ही जानी चाहिए. This is what it says, that acceptance must be given in the mode prescribed. Normally acceptance must be in the usual and reasonable manner अगर कुछ भी specified नहीं है तो. But if the mode is described in the proposal, it shall be accepted in the manner prescribed. Next is mere silence is no acceptance. एक ऑफरर कभी भी ये कंसिडर नहीं कर सकता कि अगर ऑफरी ने उसके ऑफर का कोई आंसर नहीं दिया तो he would constitute it as an acceptance, so it is not as such. The offer cannot be made as to constitute साइलेंस एज दी एक्सेप्टेंस. आप साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस के साथ इक्वालिटी में नहीं लाएंगे. इट इज वेरी डिफरेंट. नेक्स्ट इज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन हु मेड द ऑफर. सपोज ए ने बी को कुछ ऑफर किया
Now A is waiting for the response of B and B ने कुछ communicate ही नहीं. Although B has accepted that in his mind कि हाँ I am going to accept this offer, but वो हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है to that particular offer, उसने कोई भी communication A तक नहीं पहुंचाई, तो उस acceptance को हम valid नहीं मान सकते. The acceptance must be communicated to the person who made the offer. And the mode of communication, if not specified, it may be by any means which has the effect of communication. Now, after covering offer, types of offer, acceptance, and the essential elements, we are coming to capacity to contract. Now, there are 3 points that defines the competency of parties to come into a contract. First point is every person is competent to contract who is of age of majority. Now, who attains the age of majority? After 18 years or above. Below the age of 18 years, we call them minor. They cannot come into any contract according to the law to which he is a subject. Second, who is of sound mind? The person who is coming into the contract or is becoming a party to the contract should be of sound mind. That person should not be an idiot or lunatic or drunkard person. Third point is he should not be disqualified from contracting by any law to which he is subject. Generally क्या होता है sometimes कोई भी person अगर उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो लॉ उनको डीबार कर देता है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते. A person who has attained the age of majority, that is 18 years or above, a person who is of sound mind, and the person not disqualified by law holds the competency of contract. Now, there is a famous case law for this particular topic, capacity to contract or consideration. So first we will define what is consideration, then we will follow it by the famous case law. Now, what is consideration? I can in simply language say anything in exchange or something in exchange is consideration. When at the desire of promiser. Now, who is a promiser? The person who makes a promise is a promiser. Promisee or any other person. Who is promisee? The person to whom the promise is made is promisee. Has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing. Then such an act or abstinence is called consideration. When at the desire of promiser, consideration must move at the desire of promiser. That means promiser के desire के बिना कोई भी consideration move नहीं हो सकती. यानी जो भी consideration promiser के पास आ रही है वो उसकी desire पे होनी चाहिए. Promisee और any other person. इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है कि प्रोमिसर के पास जो कंसिडरेशन आ रहा है वो तो उसकी डिजायर पे है, बट जो भी कंसिडरेशन आ रहा है उस पे कोई लिमिट नहीं है कि वो कंसिडरेशन स्पेशली प्रोमिसी ही दे. वो कंसिडरेशन प्रोमिसी या उसके नॉन में कोई भी अदर पर्सन दे सकता है टू प्रोमिसी. नाउ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे मिले हैं. द फर्स्ट इज कि जो भी कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर के डिजायर पे मूव होनी चाहिए और वो कंसिडरेशन या तो प्रोमिसी या कोई भी एनी अदर पर्सन दे सकता है. Now there are 3 points: has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing. Has done or abstained from doing means कि consideration ऐसी भी हो सकती है जो already paid हो. Does or abstains from doing, consideration present tense में भी form हो सकती है कि वो अभी at the time of contract they are exchanging the consideration. Or promises to do or abstain from doing means कि कंसिडरेशन फ्यूचर में भी मूव हो सकती है. तो कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों फॉर्म्स में अटेन की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, A pays rupees 1000 to B, requesting B to deliver certain quantity of rice, to which B agrees. Then the consideration for B is executed by A. वो already 1000 rupees पे कर चुका है, बट B का जो प्रॉमिस है डिलीवर करने का वो अभी it is yet to be delivered, which is future consideration.
but from the part of A, it is past consideration. But both are getting something in exchange. Now coming to the adequacy of consideration. It is necessary to have consideration, but it is not necessary that consideration should be adequate. Now कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना इंपॉर्टेंट है, बट वो कंसिडरेशन कितना होगा, किस अमाउंट का होगा या किस क्वांटिटी का होगा, इस पे लॉ ने कोई भी जजमेंट नहीं दे रखी है. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, एडिक्वेसी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पार्टी गेट्स व्हाट ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीजें मेंशन थी वो अगर उस पार्टी को मिल रही है और इसकी कोई वैल्यू है जिसे कोर्ट में दिखाया जा सकता है, देन दैट promise is equivalent to the consideration, and the parties to the contract cannot avoid the contract on the ground of inadequacy of consideration. For example, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि ए ने बी को 1,000 रुपीज देने हैं फॉर इन एक्सचेंज ऑफ मोबाइल फोन. नाउ दैट 1,000 इज द कंसिडरेशन अंडर देयर कॉन्ट्रैक्ट. बाद में ए इसको इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं बोल सकता कि कंसिडरेशन बहुत कम है. That is something which is to be decided earlier in the contract only. Now, essential elements of consideration. What makes a consideration valid? According to the definition, consideration must move at the desire of promisor. अगर promisor ने बोला है तो ही consideration उसके पास आएगी, उसकी desire होनी चाहिए. बट कंसिडरेशन प्रॉमिस ही दे रहा है या कोई और अदर पर्सन, इस पे कोई भी लिमिट या कंस्ट्रेंट नहीं. कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जहां पे हमने तीनों फ्रेजेस में कहां पे पास्ट है, कहां पे प्रेजेंट है और कहां पे फ्यूचर है, ये तीनों पढ़े थे. इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट whether consideration is adequate or inadequate, which we already studied in the topic of adequacy of consideration. Consideration का presence important है, adequacy नहीं. Consideration should not be illusionary. Like consideration कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो practically नहीं. It should be something to which law attaches some value. For example, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सचेंज में किसी को ये बोलते हैं कि आप चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो that is not possible. Covering offer, acceptance, types of offer, essential elements of offer, and consideration. Now we are moving to the topic of consent. In the Indian Contract Act, the definition of consent is given in section 13, which states it is when two or more persons agree upon the same thing, but in the same sense also. So the two people must agree to something in the same sense and at same thing. For example, A has promised to B that he would sell his car to B. Now A is having 3 cars here, and A is considering the fact that he is going to sell his car to B, but he has not yet specified that which of his cars will be sold to B. But B in his mind has already considered that he will be getting Honda car. They are agreeing to the fact that they are going to sell and they are going to give consent to the exchange of car and money. But A has not yet specified the car and B is considering something else in his mind. Now they are giving their consent to the same thing, but not in the same sense. So this is not consent. Consent should be free. The word consent simply means getting assent, that is acceptance of another party. की आपने दूसरी पार्टी की acceptance ले ली, but वो acceptance forcibly ली गई है या वो उसने खुद से acceptance दी है, इससे ये decide होगा कि consent free है या नहीं. However, to make the contract valid, the assent should be free. That is, it should not be influenced by any third factor. For example, आप किसी को threaten करके या कोई और धमकी देके उसकी consent नहीं ले सकते that कि आपको मुझे अपनी कार बेचनी पड़ेगी वरना मैं आपको गोली से उड़ा दूंगा. इट इज नॉट डन. अब कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कंसेंट फ्री नहीं होता? दीज आर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. अगर किसी अग्रीव्ड पार्टी की कंसेंट इन कॉजेस से ली गई है तो उसकी कंसेंट फ्री नहीं होगी. नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच ऑफ दीज टॉपिक्स इन डिटेल.
Coercion. Coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person with the intention of other person to enter into an agreement. तो simply it means अगर आपने कोई ऐसा एक्ट कमिट किया है या फिर आप ऐसा एक्ट कमिट करने की धमकी दे रहे हो जिसे इंडियन पेनल कोड में फॉरबिड किया गया है, दैट इज करने से मना किया गया है, या फिर आप किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी डिटेन कर रहे हो अनलॉफुल तरीके से ताकि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी कंसेंट दे, तो ऐसी कंसेंट को हम कोर्शन के अंडर डालते हैं कि इस पर्सन की कंसेंट कोर्शन से दी गई है। तो बेसिकली कोर्शन को आप धमकी देना या फिर किसी की प्रॉपर्टी डिटेन करने से कनेक्ट करोगे। अगर किसी एग्जाम्पल या केस लॉ में ऐसा हुआ है तो वो कंसेंट फ्री नहीं है और वो कंसेंट कोर्शन की वजह से फ्री नहीं है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ कोर्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के सिर पे बंदूक तानी हुई है। A threatens to hurt B if he does not sell his house to A for rupees 5 lakh. Here, even if B sells the house, suppose A ने डर के मारे B ने डर के मारे कंसेंट दे दी, उसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे क्योंकि जो B की कंसेंट है वो कोर्शन के थ्रू ली गई है। और इसका इफेक्ट क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है, वो बी के ऑप्शन पे रख दिया जाता है कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके जाना चाहता है तो उसे वैलिड बनाएगा, नहीं तो वो वॉइड भी बना सकता है। जब तक वो किसी एक डिसीजन पे नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब किसी पार्टी की कंसेंट किसी रिलेशनशिप में रहने की वजह से जबरदस्ती ली गई है, ऐसी कंसेंट को हम बोलते हैं दैट इट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। यानी आप ऐसी रिलेशनशिप में हो जहां पे एक पर्सन आपको डोमिनेट कर सकता है, वेदर इट बी द रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स, वेदर इट बी द रिलेशनशिप ऑफ टीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टेट द कोड, a contract is said to be induced by undue influence where the relations between the parties are such that one of the parties in a position to dominate, जो पार्टी डोमिनेट कर रही होती है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉज कर रही होती है और जिसके ऊपर ये कॉज की जाती है ही इज अग्रीव्ड पार्टी। एग्जाम्पल, ए हैविंग एडवांस मनी, ए ने अपने सन बी को कुछ मनी एडवांस करी है बट ही इज अ माइनर। अपॉन बी इज कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स, जब बी एक मेजोरिटी की एज अटेन कर लेगा बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल, यहाँ पे ए ने अपना पेरेंटल इन्फ्लुएंस दिया है, एक बॉन्ड साइन करवाया है बी से which is of greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue influence. What is fraud? आप कोई एक ऐसी स्टेटमेंट डिलीवर कर रहे हो जो आपको पता है गलत है बट डेलिबरेटली आप चाहते हो कि उस पर्सन को गलत चीज पता लगे, दैट इज फ्रॉड। द सजेशन एज टू अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, आपको पता है दैट फैक्ट इज नॉट ट्रू बट यू वांट दैट फैक्ट टू बी डिलीवर्ड टू अदर पर्सन, या फिर कोई आप एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हो किसी फैक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप कोई गलत स्टेटमेंट बता रहे हो और आपको पता है वो स्टेटमेंट गलत है, या फिर एक सही स्टेटमेंट जो सामने वाले पर्सन को पता होनी चाहिए बट यू आर कंसीलिंग दैट, या फिर कोई ऐसी एक्ट जो आपने डिसीट करने के पर्पज से करी है। एनी सच एक्ट टू लॉ विल बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्रॉडुलेंट एक्ट। For example, Mr. A offered Mr. B to sell his car and said that it is not an accidental, but A already knows that the car is accidental. So here it is a fraudulent act committed by A. Now, what is misrepresentation? Misrepresentation is very similar to fraud. उसमें भी हम कोई statement suggest कर रहे होते हैं, but fraud में that person is suggesting that statement deliberately. उसको ये चीज पता है कि ये statement गलत है, but misrepresentation में the person who is making such statement is innocent. उसको ये चीज नहीं पता कि वो एक गलत statement बता रहा है। For example, Mr. A said to Mr. B that car of Mr. C is not an accident. मिस्टर ए ने भी बिलीव कर लिया कि ये कार एक्सीडेंटल नहीं है क्योंकि उसको बताया ही नहीं गया, तो उसने यही चीज बी को भी बताई कि कार एक्सीडेंटल नहीं है। तो यहाँ पे ए की गलती नहीं है, उसको सी ने ही ये बताया है कि कार एक्सीडेंटल नहीं है। Thank you so much for revising the Indian Contract Act with me. Now coming to the question and answer session, we have few questions to make a quick revision of Indian Contract Act. Indian Contract Act was enacted in which year? So it was enacted in the year 1872. ए ने बी को 50,000 की कार ऑफर करी है सेल करने की,
बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे बी का कंसिडरेशन क्या है? बी को क्या मिलना है? बी को कार मिलेगी। सो आंसर इज बी, कार। जब एक नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट होता है पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो हम उस प्रोसेस को ऑल्टरेशन बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगर एक अग्रीमेंट में कंसिडरेशन ही नहीं है, तो वो एक वॉइड अग्रीमेंट है। व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट्स एन ऑफर, तो वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। तो द आंसर इज बी, अग्रीमेंट। ए ने अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करी कि वो अपना कॉटेज बी को 5 लाख में बेचना चाहता है। ए की विलिंगनेस को क्या बोलेंगे? ऑफर। When one person signifies to another his willingness to do. When does an agreement become a contract? एक agreement एक contract कब बनता है? जब साथ दोनों parties adult हो, हाँ of course minor age के तो नहीं होने चाहिए, वो written होना चाहिए, of course written होना चाहिए, all of these, या फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होना चाहिए लॉ से, यस। तो जो ए बी डी पॉइंट से तीनों होने चाहिए, तो माय आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। द ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से जिस एम से आप अग्रीमेंट में आ रहे हो, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। तो द आंसर इज बी। आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मत रखो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा हो। मानसी मैम देखना क्या हुआ, चलाइए जल्दी। देखना रिकॉर्डिंग हो गई नहीं हो गई? क्या कर रही हो? हुआ क्या है? अरे देख तो ले। पता नहीं सारी मेहनत बर्बाद ना गई। ये नहीं इधर से यार, शॉर्ट शीट यार, रिकॉर्डिंग इधर से बंद करनी थी।